हो सकती है भारत पाकिस्तान की एनएसए स्तर की बातचीत। भारत ने साफ कहा हुर्रियत नेताओं से बातचीत नहीं है मंजूर, पाकिस्तान के पाले में है गेंद। ग्लोबल चिंताओं के कारण बाजार में भारी दबाव, सेंसेक्स में करीब 1% की गिरावट, निफ्टी 8,300 के नीचे फिसला। ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी और बैंक शेयरों ने बाजार पर बनाया दबाव। पूरे हफ्ते में करीब 2.5% टूटा बाजार। We do think that we will be able to sell our stock adequately on Monday. सोमवार को आईओसी का 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। शनिवार को होगा ऑफ ऑफ सेल की फ्लोर प्राइस का ऐलान। 9 से 9,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। मैच मामले में एफआईआई को मिल सकती है राहत। शाह कमेटी ने अप्रैल 2015 से पहले के मैच मामलों में छूट की सिफारिश की। सरकार इस सिफारिश पर कर सकती है विचार, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रुपए में भी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर। विदेशी फंड्स की बिकवाली से रुपए पर दबाव। The NPAs which have been reached to the present level are wholly unacceptable. बैंकों के एनपीएस पर वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी का। एनपीए के पीछे आर्थिक चुनौतियां, लेकिन बैंकों की लापरवाही से भी नहीं किया जा सकता इनकार। जोरों से हो रहा है दलहन का इंपोर्ट। जून के मुकाबले जुलाई में इंपोर्ट 50% ज्यादा। मटर का इंपोर्ट सबसे ज्यादा, करीब 450% बढ़ा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। अब दिल्ली में दौड़ेगी ओला की सीएनजी टैक्सी। 3,000 सीएनजी कैब चलाने का ओला ने किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उठाया कदम। ओला के आनंद सुब्रमण्यन से करेंगे बात, बुलेटिन में आगे। प्याज की महंगाई ने बिगाड़ा खाने का जायका, लेकिन खेत से किचन तक पहुंचते पहुंचते कैसे कई गुना बढ़ जाती है कीमत, बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे। बंगलुरु में शुरू हो रहा इनोवेशन और आइडिया का मेला। स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन है कितनी बड़ी चुनौती, बुलेटिन में किरण मजूमदार शॉ से करेंगे खास बातचीत। पर अब विदेश घूमना हुआ आसान। ट्रैवल कंपनियां ईएमआई पर ऑफर कर रही है हॉलिडे पैकेज। किस्त पर आप नहीं, कंपनियां आपको देंगी इंटरेस्ट। फेस्टिव सीजन के लिए कार बाजार हुआ तैयार। कार कंपनियां उतार रही हैं नए मॉडल्स। मारुति से लेकर टाटा, रेनो, महिंद्रा पेश करेगी नए मॉडल्स। सरताज अजीज और हुर्रियत नेताओं से मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के अड़ियल रुख से बात अभी वहीं पर फंसी हुई है। ये अब तक साफ नहीं है कि एनएसए स्तर की बातचीत होगी या नहीं। भारत का रुख साफ है कि हुर्रियत नेताओं से बातचीत के पहले मिलना भारत को बिल्कुल नामंजूर है। आतंकवाद ही रहेगा बातचीत का मुद्दा, ये भी दूसरा मसला है। कश्मीरी अलगाववादियों से पाकिस्तान की बातचीत किसी भी हालत में भारत को मंजूर नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि दोनों देशों के एनएसए की बातचीत उफा में हुए समझौते के आधार पर ही होगी, लेकिन पाकिस्तान बातचीत का एजेंडा बदलना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि बातचीत द्विपक्षीय ही होगी, इसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान उफा में दोनों देशों के बीच बनी सहमति से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान बातचीत की प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसका ठीकरा भारत पर फोड़ना चाहता है। पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है, जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अब उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इस संबंध में विचार करेगा। हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत बातचीत करेगा, एनएसए स्तर की जो बातचीत होगी वह टेरर के मुद्दे पर होगी। टॉक ऑन टेरर।
दूसरी तरफ पाकिस्तान का अड़ियल रवैया नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हुर्रियत से वो जरूर मिलेंगे और साथ ही वो बातचीत में कश्मीर के मुद्दे को भी घसीटना चाहते हैं। इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ी हैं वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर। सुहासिनी, पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि दोनों खेमों में जो पोजीशन है वो और भी सख्त हो गए हैं। इसको देखते हुए क्या एनएसए बातचीत होते हुए भी दिखती है आपको? मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों तरफ, जैसे आप कह रहे हैं, इतना अड़ गए हैं अपने पोजीशन पे कि दोनों तरफ नहीं कहना चाहते हैं कि ये टॉक्स को रद्द कर दें। तो आपने जो देखा है कि 3 आज स्टेटमेंट्स निकले हैं, एक इस्लामाबाद से, 2 इंडिया की तरफ से, और सब में यही कहा गया है कि हम मिलना तो चाहते हैं लेकिन अपने कंडीशंस पे। भारत की तरफ से यही है, इनका यही कंडीशन है कि सरताज अजीज हुर्रियत की लीडरशिप से नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान कहता है हम बिल्कुल टॉक्स के लिए आने को तैयार हैं और हम आ भी रहे हैं, लेकिन हम हुर्रियत से जरूर मिलेंगे। और जहां तक हमें जानकारी है, उन्होंने हुर्रियत के मिलने का भी टाइम फिक्स कर दिया है। जी बिल्कुल सुहासिनी जी, लेकिन आपको लगता है कि अब पूरी तरह से जो गेंद है वो पाकिस्तान के पल्ले में है? आई थिंक गेंद की बात तो किसी तरह से नहीं की जाए कि आप कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ में डिप्लोमेसी की शिकस्त हुई है कि दोनों तरफ अब मीडिया के जरिए से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो हमने पब्लिक स्टेटमेंट देखे हैं, इनका यही मायना है कि बैक चैनल पे या डिप्लोमैट्स के थ्रू कोई भी डिस्कशन नहीं हो रही है कि अब यहां से कैसे आगे जाया जाए, क्योंकि दोनों के इतने पोजीशंस अब स्ट्रांग हो गए हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि पता चल पाएगा जब तक सरताज अजीज साहब खुद दिल्ली आए, और अगर भारत ये निर्णय ले कि हुर्रियत की लीडरशिप को डिटेन किया जाए, उसके बाद क्या रुख होगा पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हमें घंटे घंटे पे डेवलपमेंट्स होंगी इस पे। सुहासिनी, एक सेंस ये भी बन रहा है कि शायद भारत और पाकिस्तान दोनों ये समझ रहे हैं कि ये बातचीत का, कह सकते हैं, सही समय नहीं है, माहौल नहीं बन रहा है, लेकिन दोनों पक्ष पहले नहीं कहना चाहते कि बातचीत रद्द कीजिए। शायद अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी एक मैसेज देना है, किसी को पहले कॉल ऑफ नहीं करनी है टॉक्स। बिल्कुल, दोनों ने दिखाया है कि हालांकि वो दूसरी तरफ से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, टॉक से भी ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह से एलओसी पे फायरिंग हुई है पिछले महीने में, 170 बार सीजफायर वायलेशन हुए हैं, जिस तरह टेरर अटैक्स हुए हैं यहाँ पे, भारत ने तो ये तय कर दिया है और कहा भी है कि उस तरफ से ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, वो नहीं कहना चाहते हैं कि वो टॉक्स रद्द कर देंगे, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी सिंसियरिटी बरकरार है, और इस्लामाबाद का भी यही रुख है। सुहासिनी, जो मूल मुद्दा है कि अलगाववादियों से पाकिस्तान को बात करनी चाहिए या नहीं, ये एक शर्त है जो भारत ने पिछले साल भी रखी थी विदेश सचिव की बातचीत के पहले। क्या अगले 2 दिन में हम एक तरह से इस शर्त की अग्नि परीक्षा देखेंगे कि क्या पाकिस्तान इसे मानती है या भारत को इससे किसी न किसी तरह पीछे हटना पड़ेगा? बिल्कुल, पिछले साल में जैसे आप कह रहे थे, अगस्त के बाद हमने देखा है कि थोड़ी नरमाई आई है दोनों के रुख में। आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया था कि जब उफा में प्रधानमंत्री मिलने वाले थे, तब हुर्रियत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा भारत ने भी अपना रुख थोड़ा नरम किया था और कहा था कि पहले उन्होंने कहा था कि जब तक दहशतगर्दी चलेगी, जब तक एलओसी पे फायरिंग होगी, कोई भी वार्ता नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उफा में मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन उफा के बाद जो हमने देखा है कि दोनों तरफ में अब बहुत कड़ा रुख हो गया है, और भारत ने कहा है कि ये एक रेड लाइन है, लाल लकीर बन गई है कि हुर्रियत के साथ जब भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, हुर्रियत इसमें एक तीसरा अंग नहीं बन सकती है। तो हुर्रियत के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। पहले हमने देखा था कि ये माना जा रहा था कि अगर वो पहले ना मिल के बाद में मिल जाएं तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक नया ग्राउंड रूल भारत बनाना चाहती है, और जो अगले 2 दिनों में होगा, अगर ये टॉक्स फिर भी हो पाए,
तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ ये अपने ग्राउंड रूल्स अब सेट करना चाहती है कि किस तरह टॉक्स आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी हमसे बात करने के लिए, और इस सारी खबर पर हमारी नजर यहाँ CNBC आवाज पर बने रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट में क्यों छाई मायूसी। और बताएंगे वित्त मंत्री बैंकों से क्यों है नाराज, इस ब्रेक के बाद। मार्केट के लिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट भरा रहा। बाजार की शुरुआत बेहद कमजोर रही। कारोबार के दौरान निफ्टी 8,250 के नीचे भी फिसल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाद में निचले स्तरों से मार्केट में रिकवरी आई। बाजार के पूरे एक्शन पर बातचीत के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट सेट अनिल सिंघवी। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि बाजार में गिरावट की आखिर वजह क्या रही आज? कल भारतीय बाजारों की तेज गिरावट के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत है और चीन के बाजारों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, और इन दोनों ही फैक्टर्स ने भारतीय बाजारों पर आज जमकर दबाव बनाया और इसके चलते बाजारों में एक बड़े गैप से शुरुआत हुई 8,300 के नीचे, और उसके बाद लगातार प्रेशर बनता हुआ नजर आया। और उसकी एक और बड़ी वजह रही रुपए की तेज गिरावट, क्योंकि रुपए में 66 के लेवल के बेहद नजदीक जाने की कोशिश की तो 0.5% के आसपास की कमजोरी आज फिर से रुपए में होती हुई दिखी, वो भारी पड़ती हुई दिखी। कल के सेशन में 1000 करोड़ से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली और 1700 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने बेचे, और उसके बाद ये प्रेशर बनाते हुए दिखे। लेकिन प्रेशर सिर्फ वहां से नहीं, बैंकिंग शेयरों से भी बना जो लगातार कमजोर है। कल भी बैंक कमजोर थे, आज भी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली, और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कमजोर क्वालिटी के शेयर है वहां पर जो तेज गिरावट होती दिखी, उसने आज फिर से ट्रेडर्स का मूड बिगाड़ा। तो काफी हद तक बाजार में ये सारे फैक्टर्स है जो हफ्ते के आखिरी दिन बाजार को कमजोर बनाए रखे दिन भर। अनिल जी, ओवरऑल आज बाजार का आउटलुक कैसा रहा? बेहद इंटरेस्टिंग था कारोबार। 75 अंक नीचे जो निफ्टी बंद हुआ, अगर आप देखें कल की क्लोजिंग से 75 पॉइंट नीचे थे, लेकिन आज के लो लेवल से देखें 8,225 से तो 75 पॉइंट की रिकवरी भी हुई, तो मामला बराबरी का था। लेकिन 8,300 पर निफ्टी की क्लोजिंग, सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो इतने ही नुकसान के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे, लगभग 1% के आसपास का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज दिन भर कमजोर रहे, हालांकि लोअर लेवल से ये भी रिकवर करने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी ने भी 2.5% की कमजोरी दिखाने के बाद फाइनली 1.25% ऊपर, यहां पर अगर आप 1.25% नीचे आप देखें तो क्लोजिंग दिखाई। रुपए की चाल पर नजर आइए, यहां पर भी कमजोरी होती हुई दिखी, और उसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी कमजोरी के संकेत देते हुए नजर आया। यहां पर गिरने वाले शेयरों की तादाद काफी ज्यादा थी, वो भी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। लेकिन फॉर ए चेंज आज रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ने बाजार की कमजोरी को लीड किया। ऑटो शेयर जबरदस्त तेजी, जबरदस्त कमजोरी, हीरो और बजाज ऑटो दोनों कमजोर, मारुति और टाटा मोटर्स भी। लेकिन इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में जो दबाव था वो येस बैंक, इंडसइंड, HDFC बैंक और सेंट्रल बैंक में आज फिर से कल की 20% की गिरावट के बाद 8% का नुकसान। जो ट्रेडर्स के पसंदीदा रियल्टी शेयर है DLF 5% की तेज गिरावट के साथ बंद हुआ, बाकी शेयरों का भी यही हाल था। कैपिटल गुड शेयरों में L&T और भेल आज फिर से कमजोरी का शिकार हुए। वहीं टेलीकॉम शेयरों में काफी सरप्राइजिंगली कमजोरी दिख रही है। आइडिया भारती 3% टूटकर बंद हुए, लेकिन मजबूती आज दिखी IT शेयरों में। इन्फोसिस ने कल किसी तरह के एक्विजिशन का ऐलान नहीं किया, उसके बाद स्टॉक 1.5% बढ़ा, लेकिन इसके साथ साथ टेक महिंद्रा, HCL टेक, माइंट्री जैसे शेयरों में अच्छी मजबूती आती हुई दिखे। निफ्टी पर कमजोर शेयरों पर नजर डालें, वेदांता आज फिर से कमजोर हुआ, 4% नीचे। गेल, NTPC जैसी सरकारी कंपनियां और सीमेंट कंपनियों पर भी थोड़ा दबाव था। वहीं मजबूती आती दिखी अंबुजा सीमेंट से, हिंडाल्को और लीवर जैसे शेयर थोड़े बहुत हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। खबरों के दम पर एक्शन दिखा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का ऑफर फॉर सेल था, 382 का इश्यू प्राइस, उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉक बंद हुआ। HCL इन्फो ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे कमजोर पेश किए। टाटा कम्युनिकेशन यहां पर इनके डेटा सेंटर कारोबार में गूगल या अमेजोन स्टेक खरीद सकते हैं या कारोबार खरीद सकते हैं, इसके बाद स्टॉक 4% बढ़ा। वहीं डेल्टा कॉर्प में कल कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे, और उसके बाद स्टॉक में आज 5% की तेजी बनती नजर आई। शुक्रिया अनिल जी। एडलवाइस सिक्योरिटीज के विकास खेमानी का मानना है कि भले ही उभरते बाजारों के को लेकर चिंता का माहौल है, पर भारतीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा भी बना हुआ है और बैंकिंग शेयरों में निवेश काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इंडिया को लेकर घबराहट किसी को भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी फेथ काफी है ग्रोथ आने का। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जितना भी मतलब आप चीज जो इन्वेस्टर्स देखते हैं सबके बारे में काफी फेथ है। कमोडिटी प्राइस नीचे जाना इंडिया के लिए पॉजिटिव है, सो इंडिया को लेकर इतना घबराहट नहीं है।
जितना कि एमर्जिंग मार्केट्स बास्केट को लेकर घबराहट है। बैंकिंग शेयर्स जो है वो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आती रहेगी बहुत अच्छे करेंगे, क्रेडिट ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और ये सबका बेनिफिशियरी बैंकिंग ग्रोथ है। और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा ने तेज गिरावट का फायदा उठाने की सलाह दी है। राहुल अरोड़ा के मुताबिक निवेशक सावधानी बरतें और अच्छे सेंटिमेंट वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। ये गिरावट अच्छी है, बाजार में आई है, आप क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें। वही नाम मैं आपको बताऊंगा, आप फिर बोर हो जाएंगे, लेकिन आप में वहां कैपिटल प्रोटेक्शन जरूर होगा। आपको रिटर्न्स भले ही ज्यादा ना मिले अगले 2-4 महीने में, लेकिन आपका कैपिटल लॉस एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एमटेक, कावेरी सीड्स वगैरह से हमने पहले रियल एस्टेट, जेपी ग्रुप वगैरह सब पे डिस्कस किए, जितना दूर रह सके इन स्टॉक्स से। हालांकि आपको यही स्टॉक्स एक हफ्ते में 50-60% दे देंगे। इंडियन ऑयल का ओएफएस सोमवार को आएगा। सरकार इंडियन ऑयल में 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार की योजना ओएफएस के जरिए करीब 9,500 करोड़ रुपए जुटाने की है। और यहाँ विनिवेश सचिव आराधना जौहरी की माने तो क्रूड की कीमतें लगातार घट रही हैं और ऐसे में ओएफएस लाने का ये अच्छा मौका है। FII is coming in and going out. Well, these are things that happen at points of time. I do feel hopeful that we will get a very good issue on Monday. The stock is excellent, and well, as I said, that we do think that we will be able to sell our stock adequately on Monday. और मैट मामले में बड़ी खबर है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार मैट पर FII को राहत दे सकती है। दूसरी ओर रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने भी कहा कि सरकार मैट मामले में जल्द फैसला ले लेगी। Is government likely to take a decision soon on the Shah panel report? Yeah, government will take a very quick decision in the matter. Very soon a decision will be taken on the Shah panel. चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, यहाँ पे सरकार मैच पर FII को राहत देने पर विचार कर रही है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने भी फैसला लेने की बात कही है, लेकिन किस तरह से होगा ये, किस तरह की डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, यहाँ पे दरअसल सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो FIIs 1 अप्रैल 2015 से पहले जिन्होंने पैसा लगाया था भारत के इक्विटी मार्केट में या फिर भारत के बॉन्ड में, उन पर अब तक जो सरकार मैट लगाना चाह रही थी, मैट लगा रही थी, वो मैट नहीं लगेगा। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों बजट में ये ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2015 के बाद जो भी FIIs पैसा लगाएंगे उनको जो कैपिटल गेन्स की प्राप्ति होगी उस पर मैट नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठा था कि उससे पहले क्या होगा, यानी 1 अप्रैल 2015 से पहले जो पैसा लगाया उसका क्या होगा। उस पर एक असमंजस स्थिति बनी हुई थी और कई सारे करीब 68 FIIs को नोटिस भेजा जा चुका था। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी के नोटिस जा चुके थे। इससे बिल्कुल FII में घबराहट पैदा हो गई थी और शेयर बाजार से निकलना शुरू कर दिए थे। लिहाजा इसे रोकने के लिए सरकार ने तुरंत AP शाह पैनल की बनाया था और AP शाह कमेटी ने 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दे दी थी और रिपोर्ट में साफ तौर से कहा था कि FIIs पर मैट नहीं लगना चाहिए। इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान फिलहाल नहीं है कि मैट लगाना जरूरी हो। लिहाजा अब सरकार उस कमेटी के आधार पर जल्द फैसला ले सकती है और FIIs को एक बड़ी राहत दे सकती है। उस राहत के तौर पर मैट नहीं लगाने का फैसला होगा जो 1 अप्रैल 2015 से पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी, और जिनको नोटिस दी गई है सरकार वो सारे नोटिस रद्द कर सकती है। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई शुरू की गई थी वो सारी कार्रवाई सरकार रोक सकती है। जी, और रुपए में तेज गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर फिसल गया। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 65.83 पर बंद हुआ है। प्रमुख विदेशी करेंसीज के मुकाबले डॉलर में कमजोरी आई है, लेकिन इससे भी रुपए को सपोर्ट नहीं मिला। विदेशी फंडों की बिकवाली के कारण रुपए पर प्रेशर बना है। इसके अलावा बैंकों और इम्पोर्टर्स की डॉलर डिमांड का असर भी रुपए पर देखने को मिला है। वित्त सचिव राजीव महेश्वरी ने कहा है कि रुपए डॉलर के मुकाबले तो कमजोर हुआ है, लेकिन अन्य करेंसी के मुकाबले रुपए की स्थिति अभी भी अच्छी है। The other thing to keep in mind is that what affects export is not what the nominal rate of the dollar is, but what is the real effective exchange rate of the rupee. That's right. So that's what we should look at, that what is the real effective exchange rate of the rupee. And with the current levels of lower inflation, I don't think the current movements would significantly impact that real value. सरकारी बैंकों में बढ़ते NPA पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नाराजगी जाहिर की है। इंडियन बैंक के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि NPA के पीछे आर्थिक चुनौतियां तो हैं, लेकिन बैंकों की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। The NPAs which have been reached to the present level are wholly unacceptable.
They reached this level partly because of indiscretion, partly because of inaction in the past, and partly because of the challenges some sectors of the economy which were evident as to the high NPA generating sectors. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा एनपीए वाले सेक्टर जैसे कि स्टील, पावर और हाईवे कंपनियों के हालात सुधारने पर भी फोकस होना चाहिए। All out effort has been launched to correct the health and bring the NPAs down. The effort by the bank administrations, the effort by the government to induce more capital, the effort to get more finance by divesting while retaining a certain minimum share of government holdings. हवाई किराए के मुद्दे पर सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला का कहना है कि उनका किराए पर नियंत्रण का कोई इरादा नहीं, किराया बाजार को ही तय कर देना चाहिए। We don't have a formal position on this, but the position conceptually is that where the market forces are supposed to operate and there are no regulations in place, then the market will determine what the airfares are. So there should ideally be no place for either a cap or a floor on airfares or for that matter for any kind of prices in the market. और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्याज पर देश भर में मची हाय हाय, लेकिन दाल दे रही है राहत की खबर, बताएंगे ब्रेक के बाद। महंगे प्याज ने सब्जियों का जायका बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि 1 किलो प्याज के लिए 80 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं प्याज के दाम, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे हमारे संवाददाता अर्नब वसावड़ा। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपकी और हमारी थाली में से प्याज गायब होती जा रही है। आखिर कैसे खेत से लेकर हमारे घर तक आते आते प्याज के दाम आसमान को छूने लगते हैं, ये जांच करने की हम कोशिश करते हैं। महंगे प्याज की हकीकत जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के आजादपुर, जो एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है। यहाँ प्याज बेचने आए किसानों से जब हमने बात की तो पता चला कि पिछले 1 महीने में उन्हें मिलने वाली कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी आधी फसल बेमौसमी बारिश से बर्बाद हो गई है। उनसे तो 10-12 रुपया तेज बढ़ रहे हैं पहले से। मतलब पहले कितने बेचते थे? पहले 25 तक बिक रहा था पर क्विंटल। हाँ, क्विंटल 2300-2500 रुपया क्विंटल बिक रहा था। अच्छा, अब 3500 का एडवेड चलता था। हाँ, 3500 रुपये क्विंटल। हाँ, 3500 रुपया क्विंटल के लगभग बिक रहा है। दिल्ली का माल ने नुकसान बहुत ज्यादा होगा। जगह 500 कटा आने, जगह मान 200 कटा खरीद रहा है माल का, 300 कटा माल को वेस्टेज की हो। किसानों का सूरत हाल जानने के बाद हमने बात की प्याज के थोक व्यापारियों से। 5 रुपए किलो का खर्चा आता है महाराष्ट्र से, राजस्थान से यहाँ पर आता है 3-3.5 रुपए किलो खर्चा, और उसके बाद ग्राहक जो लेके जाएगा, ग्राहक का वेस्टेज है, शॉर्टिंग है, ग्रीडिंग है, उसका वेट लॉस होगा, वो भी तो 5-7 रुपए कमाएगा। तेजी कम से कम 15 दिन तो रहेगी, पर जो जानकार और जिनके इलाके से प्याज आ रही है महाराष्ट्र और कर्नाटका से, उनका ये कहना है कि ये 1 महीना रहेगा। जैसा कि हमने थोक बाजार में देखा कि प्याज है वो करीब पिछले 10 दिनों के भीतर 25% उसके दाम बढ़ गए हैं और 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और यहाँ पे हम आके आए हैं सेक्टर 12 नोएडा की मार्केट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि रिटेल में आखिरकार ग्राहकों को किस दाम पर प्याज मिल रही है और उसमें कितनी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्राहकों से बात करने से पहले हमने सब्जी वाले से जाना कि वो किस भाव पर मंडी से प्याज ला रहा है। अब प्याज लगभग 60 से ऊपर पड़ रही है, 60-65 से तक पड़ती है। किराया भाड़ा लगा के और खर्चा बहुत सारे आते हैं, पल्लेदारी है, किराया है, बहुत मजदूरी है, छाटना है, खराब भी निकल जाती है बहुत सारी। 10-15 दिन वो 25-20 पड़ जाता था तो 30 बिकता था, अब 60-65 पड़ता है तो 70 बिकती है।
तो आपने देखा किस तरह से खेत से 35 रुपए किलो के दाम पर मंडी पहुंचने वाला प्याज आपकी रसोई तक आते आते 80 रुपए तक पहुंच जाता है। यानी खेत से किचन तक के सफर में प्याज की कीमत करीब 2.5 गुना बढ़ जाती है। इस महंगे प्याज के लिए जितनी जिम्मेदार बेमौसम बारिश है, उससे ज्यादा जिम्मेदार है प्रशासन का ढुलमुल रवैया, जो बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। महाराष्ट्र की मंडियों से प्याज की सप्लाई कमजोर पड़ने से देश भर में इसकी कीमतें 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। ऐसे में पंजाब के कारोबारियों ने अफगानिस्तान से प्याज का इंपोर्ट शुरू कर दिया है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रोजाना करीब 5 से 8 ट्रक प्याज आ रही है, जो पंजाब की मंडियों में करीब 4,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। हालांकि किस भाव पर ये प्याज इंपोर्ट हो रही है, इसकी जानकारी इंपोर्टर्स नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि महाराष्ट्र के मुकाबले उनको अफगानिस्तान का प्याज सस्ता बैठ रहा है। इंपोर्ट भले शुरू हो गया हो, लेकिन प्याज का भाव अभी भी आसमान पर है। दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। खुदरा बाजारों में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है और दिल्ली सरकार ने सस्ती प्याज बेचने का ऐलान किया था, लेकिन सस्ती प्याज कई इलाकों में बिक ही नहीं रही है। जहां 30 रुपए किलो प्याज बिक रही है, वहां लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और प्याज की कीमतों ने लोगों को जरूर परेशान किया है, लेकिन दालों से कुछ राहत मिलने के आसार है। देश में दालों के इंपोर्ट में भारी बढ़त हुई है। जुलाई में जून के मुकाबले इंपोर्ट 50% बढ़ गया है। साल के अंत तक खरीफ दलहन की आवक भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अक्टूबर के बाद से महंगी दाल से राहत मिल सकती है। महंगी दाल से आपको जल्द राहत मिल सकती है। दाल की बढ़ी कीमतें और सरकार की जीरो ड्यूटी इंपोर्ट पॉलिसी से देश में दलहन का बम्पर इंपोर्ट हो रहा है। जुलाई में मुंबई पोर्ट पर 2 लाख टन से ज्यादा दलहन की डिलीवरी हुई है, जो जून के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। और इसके इंपोर्ट में सबसे ज्यादा करीब 460% की बढ़त भी हुई है। मसूर का इंपोर्ट भी 250% बढ़कर 29,500 टन के पार चला गया है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस साल करीब 50 लाख टन दलहन इंपोर्ट की उम्मीद है। ऐसे में अक्टूबर के बाद से दालों की महंगाई से राहत मिल सकती है। इस बार 45 से 50 लाख टन के लगभग इंपोर्ट होगा। पिछले साल काफी शॉर्टेज थी, उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि तुअर, उड़द, मूंग, मसूर इनमें काफी प्राइसेस बढ़े हुए हैं। और ये पिछले साल की जो हमारी क्रॉप खराब हुई थी, उसी की वजह से ये दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो अभी पाइपलाइन काफी खाली है और ये अब जो इम्पोर्ट हो रहा है और खरीफ क्रॉप आएगी, उससे लगता है प्राइस थोड़े आगे महीनों में जाके अक्टूबर नवंबर में जाके प्राइस थोड़े कम होंगे, सॉफ्टन होंगे। बाजार के जानकार भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। इस साल खरीफ दलहन की खेती 11% ज्यादा हुई है। देश में दलहन की खेती वाले ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने से रबी दलहन की खेती भी बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में चना समेत दालों की कीमतों में आगे दबाव बन सकता है। ये मैं समझता हूँ कि ओवर प्राइस है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ज्यादा है, हमारे पास भी स्टॉक ज्यादा है। ये थोड़ी सी टाइट सप्लाई जरूर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल रेट की बात करें, जो अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से 4450 से 4500 तक के भाव, यानी कि 200 से 250 रुपए तक का एक करेक्शन यहाँ से और देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल प्राइस तो नीचे ही देखने को मिलेंगे। पौष्टिक आहार के लिए थाली में दाल का होना जरूरी है। डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 2 साल के निचले स्तर पर है और देश में खपत का करीब 25% दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में ज्यादा इंपोर्ट इकोनॉमी की सेहत पर बुरा असर भी डाल सकती है। नीरज राय, मुंबई। और ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के खास कार्यक्रम इनोफेस्ट की। अब दिल्ली में दौड़ेगी ओला की सीएनजी टैक्सी। ओला के आनंद सुब्रमण्यम से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेगुलेटर बेअसर में हम फोकस कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी बैंक रेगुलेटर आरबीआई पर। कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें शायद इतना ज्यादा आरबीआई अपना फुट डाउन नहीं करता। क्या बैंकों की कस्टमर ग्रीवांस सर्विस को कुशल बनाने की जरूरत नहीं है? जब तक हम इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, फाइन बढ़ाएंगे, इनकी तनख्वाह काट के फाइन बढ़ा जाए, तब तक ये चीज नहीं होगा। देखिए हमारी खास पेशकश, रेगुलेटर बेअसर इन वक्त पर। अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के खास कार्यक्रम इनोफेस्ट की।
कल बेंगलुरु में हो रहा है इनोफेस्ट। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देश में स्टार्टअप इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। अभी भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में काफी पीछे है, तो क्या होगा कल बेंगलुरु में, कैसे शुरू होगा इनोवेशन का आंदोलन, बता रही हर्षदा सावंत। हर्षदा, क्या होने वाला है कल के इस खास आयोजन में? सीएनबीसी आवाज की पहल स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु के बाद हम एक बार फिर 1 महीने बाद ही बेंगलोर दोबारा लौट कर आए हैं और इस बारी फोकस एंटरप्रेन्योर्स के साथ खासा रहने वाला है इनोवेशन पर। जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईस्पिरिट के साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल लेकर आए हैं जो इनोवेशन को सेलिब्रेट कर रहा है। ये कोई आम पैनल डिस्कशन नहीं है, यहाँ पर हमेशा की तरह सेमिनार्स की तरह बातचीत नहीं होने वाली है, लेकिन फोकस जरूर होगा भारत में हो रहे इनोवेशंस पर। ऐसी चीजें जो और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ हट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कैसे 3D टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कई चीजें बनाई जा रही हैं, कैसे 3D टेक्नोलॉजी को यूज करके चॉकलेट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत ही छोटे उम्र के हैं। एक खास अंडर 25 का क्लब से हम मिलेंगे। यंग इनोवेटर्स में 14 साल का एक ऐसा शख्स होगा जो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन पर काम किया है। तो ऐसे इनोवेशंस को शोकेस करने के लिए एक खास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। और खास बात यह है कि भारत के जो जाने माने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जाने माने चेहरे हैं, चाहे वो वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हो, नंदन नीलेकनी जैसे बड़े शख्स हो, मोहनदास पाई हो, किरण मजूमदार शॉ जैसी एक बड़ी फार्मा कंपनी की लीडर हो, या फिर एक स्टार्टअप चला रहे पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, ये सब एक साथ मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं और उसी पर फोकस होने वाला है। और ये सब हम आपके लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर ही एक्सक्लूसिवली कल यानी कि शनिवार को। शुक्रिया हर्षदा। कैसे इनोफेस्ट बदल सकता है इनोवेशन के बारे में हमारे सोचने के तौर तरीके को, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही है बाइकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार शॉ, जो इनोफेस्ट की पेट्रन भी है। स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। किरण जी, स्टार्टअप की बड़ी धूम है और इनोफेस्ट में ये दिखेगा अभी साफ तौर से। आपके मुताबिक स्टार्टअप के लिए देश में सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर है क्या? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इनोफेस्ट देश का सबसे बड़ा इनोवेशन मेला होगा जिसमें आइडिएटर्स, इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स सब मिल सकते हैं। और ये जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं वो सब एरियाज में हम लोग समझते हैं कि ये मेला में जो चैलेंज है, जो इन्वेस्टमेंट चैलेंज है, जो फंडिंग चैलेंज है, जो स्केल अप चैलेंज है, जो इंक्यूबेशन चैलेंज है, वो सब डिस्कस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इनोवेशन से हम नॉन लीनियर ग्रोथ कर सकेंगे और सिर्फ इनोवेशन से हम जॉब लेड ग्रोथ, नॉन लीनियर जॉब लेड ग्रोथ भी कर सकेंगे। क्योंकि इनोवेशन के बिना हम जो आशा करते हैं कि हमें ये 9-10% का ग्रोथ हमें जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सक पाएगा। जी किरण जी, भारत में स्टार्टअप्स तेजी से तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियों का फोकस लगता है कि अर्बन कंज्यूमर्स पर है। क्या मास या रूरल कंज्यूमर्स पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है? ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये किस्म किस्म के इनोवेटर्स है हमारे देश में। आज टेक एंटरप्रेन्योर्स और टेक इनोवेटर्स जो आप देखते हैं तो दे आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस ऑल स्ट्राटा। अगर आप देखेंगे तो दे आर लुकिंग एट इनोवेशन टू बेसिकली रीच द रूरल हिंटरलैंड. They are looking at innovation to basically bridge the gaps that we face today in terms of capacity building. एजुकेशन में आप देखेंगे तो उसमें भी इनोवेशन की बहुत कंपनियां अभी शुरू हो रही है. अगर आप हेल्थ केयर में देखते हैं तो ई हेल्थ केयर में बहुत ही काम हो सकता है ये देश में, जहां हमारी हेल्थ केयर चैलेंजेस इतनी बड़ी है. और आप देखेंगे तो क्षेत्र में बहुत ही क्षेत्र में ये इनोवेशन हो रहा है. वेस्ट टू वेल्थ, हाउ डू यू इनोवेट अ न्यू टॉयलेट, हाउ डू यू इनोवेट
हेल्थ केयर सिस्टम्स, हाउ ये सब जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन हम जो कह रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी की बहुत ही जरूरत है। तो ये आप जो कह रही है तो गलत वहमी है, क्योंकि दिस इज नॉट टेक्नोलॉजी फॉर द एलीट, दिस इज टेक्नोलॉजी फॉर द मैसेज। तो दैट इज द बिग अपॉर्चुनिटी जो हम समझते हैं कि ये इनोफेस्ट से बहुत ही फायदा होगा देश के लिए। बिल्कुल मैम, जो आप कह रही हैं सही है, लेकिन क्या आप मानेंगी कि जो सफल स्टार्टअप्स हैं जो आज पॉपुलर हो गए हैं, चाहे ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस हो या खाना ऑर्डर करने वाले या कैब बुलाने वाले, ये ज्यादातर अर्बन कंज्यूमर्स पर ही फोकस्ड हैं? लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया इज अर्बनाइजिंग वेरी फास्ट। अगर आप देखा जाए तो इन एग्जैक्टली 25 years more than 50% of our country will be urban. और when you look at urban populations, we should never even look at rural and urban divide. This is about urbanization. तो urbanization की बहुत ही चैलेंज है हमें, और इनोवेशन के बिना we will never be able to urbanize. And it is urbanization that will actually drive economic growth and value. तो उसी लिए मैं समझती हूँ कि ये जो हो रहा है, आप जो कह रही है ऑनलाइन ई-टेलिंग, ये वगैरह वगैरह, इज ऑल गोइंग टू बी अ फिनोमिनन ऑफ अर्बनाइजेशन। और ये जो मैंने अभी जो कहा है, वो रूरल मार्केट्स की भी बहुत जरूरी होगी। वी कैन लीप फ्रॉग। हमारी जो आज रूरल चैलेंजेस जो है, इनोवेशन से और नई नई आइडिया से बहुत ही अलग तरीके से हम लीप फ्रॉग कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए किरण जी। ओला ने दिल्ली में अपनी सारी टैक्सियों को सीएनजी पर ही चलाने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में कोई भी कमर्शियल गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक कि वो सिर्फ सीएनजी से चलने वाली गाड़ी ना हो। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वो किसी ऑनलाइन टैक्सी एग्रीगेटर को शहर में प्रदूषण फैलाते हुए देखता नहीं सकती। और ओला शहर में 3000 सीएनजी से चलाने वाली नई गाड़ियां चलाने जा रही है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ओला के सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग कम्युनिकेशन आनंद सुब्रमण्यम जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। ये बताएं सबसे पहले कि आखिर ओला की स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप अपनी फीट को सीएनजी करेंगे? अगर आप ओला का स्टैंड देखेंगे, हम काफी क्लियर हैं कि हम सीएनजी अडॉप्शन से कंप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली के शहर में, एंड दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। और अगर आप थोड़ी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ऑलरेडी हमारे लगभग 50% गाड़ियां जो दिल्ली में हैं सीएनजी में चल रहे हैं, एंड वी इंटेंड टू इंक्रीज दिस नंबर इन द कमिंग वीक्स। इस हफ्ता हमने ऑलमोस्ट 3000 गाड़ियों सीएनजी गाड़ियों को प्लेटफॉर्म में लाने का एम्बिशियस टारगेट लिया था, जो हम जिसके ट्रैक पे हम हैं। आगे जाके भी हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां आए हमारे प्लेटफॉर्म में। और we are clear that as a company we want to take a stand on CNG adoption in the state of Delhi. जी, कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे? किस तरह के टाइप्स की योजना बन रही है? देखिए, अगर आप अभी देखेंगे तो there are quite a few diesel vehicle driver entrepreneurs जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर्स खुद अपनी गाड़ी को लेके आते हैं और अटैच करते हैं। इसका ये मतलब है कि ड्राइवर्स खुद अपनी गाड़ी को ओन करते हैं। हजारों में ऑब्वियसली डीजल गाड़ियों के ओनर्स हैं, जिनको हम एक आगे का ऑप्शन भी दे रहे हैं ताकि वो अपनी डीजल गाड़ी बेच के एक नया सीएनजी गाड़ी खरीद सके। हमारे कार मैन्युफैक्चरर पार्टनरशिप्स जो हैं वो हम इसमें ला रहे हैं ताकि एक बढ़िया सा एक्सचेंज प्राइस इनको मिले, और साथ साथ इनको एक काफी डिस्काउंट भी मिले नए गाड़ी पे। ये जरूर वक्त लगेगा, बट वी आर इंश्योरिंग दैट ये प्रोसेस चालू हो चुका है ऑलरेडी। मैन्युफैक्चरर्स आर कमिंग ऑन बोर्ड एंड ड्राइवर पार्टनर्स आर विलिंग टू कम ऑन बोर्ड एंड गो अहेड टू मेक दिस पॉसिबल फॉर देमसेल्व्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे अमित शाह के लिफ्ट में फंसने पर भी शुरू हुई राजनीति।
चुनावी घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अचानक आन पड़ी आफत। पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में लिफ्ट के अटक जाने से अमित शाह को करीब आधे घंटे तक फंसना रहना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, मगर इस दौरान प्रशासन के लोगों के हाथ पांव फूल गए। बीजेपी के सारे बड़े नेता भी गेस्ट हाउस पहुंच गए और अमित शाह के लिफ्ट से सही सलामत बाहर आने के बाद भी सभी ने राहत की सांस ली। अमित शाह के लिफ्ट में फंसने को लेकर जब आरजेडी के लालू प्रसाद यादव से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो जो चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हमको मालूम है, सुना कि हमको बहुत हम इच्छुक थे कि कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे। लिफ्ट में 1 घंटा ले, तो इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए। बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं, बड़का भारी मार्गदर्शक। त्योहारों का सीजन आने वाला है और हर साल की तरह ऑटो सेक्टर नए लॉन्च की तैयारी कर चुका है। आने वाले दिनों में तमाम कार कंपनियां एक से बढ़कर एक नई कार लॉन्च करने जा रही हैं। आइए नजर डालते हैं फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाली इन रन मशीन्स पर। फेस्टिव सीजन में कार लॉन्च की शुरुआत होगी सितंबर में रेनो की मच अवेटेड क्वीड से। माना जा रहा है कि क्वीड 3 से 4 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर लॉन्च की जाएगी और मारुति ऑल्टो और हुंडई इयॉन को कड़ी टक्कर देगी। इसी सेगमेंट में साल के आखिर तक टाटा काइट हैचबैक भी लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत भी 3 से 4 लाख रुपए के बीच हो सकती है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा का नया वेरिएंट इस फेस्टिव सीजन में लाने जा रही है। कंपनी इस क्रॉस के बाद प्रीमियम सेगमेंट में अपनी पहुंच और मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि कंपनी बलेनो को प्रीमियम हैचबैक के रूप में एक बार फिर लॉन्च कर सकती है। कुछ महीने बाद हमारे और भी लॉन्चेस ड्यू हैं। कॉम्पैक्ट हैचबैक भी ड्यू है। एक अप मार्केट, सॉरी नॉट कॉम्पैक्ट बट अप मार्केट हैचबैक है। एक और एसयूवी है। एक वो कमर्शियल व्हीकल है, एलसीवी टाइप। तो कई लॉन्चेस हैं। तो देखा यही जाता है कि जब कोई नई कार का लॉन्च होता है उसके बाद कस्टमर्स में बड़ा इंटरेस्ट रहता है गाड़ी को खरीदने का। प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में 2 सितंबर को लॉन्च होगी लैंड रोवर की डिस्कवरी स्पोर्ट, जिसके लिए कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसके बाद 10 सितंबर को आएगी महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी TUV 300। महिंद्रा ने बैटल टैंक से इंस्पायर्ड इस कार के कुछ स्केच भी जारी कर पहले ही बाजार में काफी इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। इस कार की कीमत 6 से 7.5 लाख रुपए के बीच रखे जाने की उम्मीद है। दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर में लॉन्च होगा फोर्ड एंडेवर का नया मॉडल, जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख से 27 लाख रुपए के बीच है। अक्टूबर के आखिर में जनरल मोटर्स भी शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर लॉन्च कर बाजार में अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगी। ट्रेल ब्लेजर की कीमत 20 से 25 लाख के बीच मानी जा रही है। देखिए, सबसे पहले जो है ये जो एसयूवी हम लोग ट्रेल ब्लेजर लॉन्च करने वाले हैं, ये जो है दिस इज द मोस्ट पावरफुल व्हीकल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। इसकी इन टर्म्स ऑफ पावर, इसका पावर 200 bhp है और उसके अलावा अगर इसकी टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क is somewhere around 500 Nm. Other than that, this particular vehicle stands out against competition in the marketplace क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा है और प्राइस भी हम कॉम्पिटिटिवली रखेंगे। मित्सुबिशी की पजेरो स्पोर्ट्स भी साल के आखिर तक आ सकती है, जो शेवरलेट ट्रेल ब्लेजर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को टक्कर देगी। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई नए लॉन्चेस ने भारतीय कार बाजार में रिवाइवल की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। मॉनसून भी उम्मीद से बेहतर रहा है। ऐसे में फेस्टिव सीजन में नई गाड़ियों के आने से ऑटो इंडस्ट्री के दोबारा पटरी पर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और अब आप मनाएंगे छुट्टियां और बैंक देगा ब्याज, कैसे बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनते ही साइना नेहवाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। साइना ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के साथ 25 करोड़ रुपए में 2 साल का करार किया है। इसका मतलब हुआ कि iOS स्पोर्ट्स साइना को कम से कम 25 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिलवाएगी। iOS के हाथ मिलाने के बाद साइना ने उम्मीद जताई कि अब वो पूरा ध्यान अपने खेल पर दे पाएंगी और ब्रांड बिल्डिंग की चिंता नहीं करनी होगी। iOS स्पोर्ट्स ही सुरेश रैना, मैरी कॉम, सुशील कुमार और विजेंद्र कुमार जैसे बड़े खिलाड़ियों का मैनेजमेंट संभालती है। इससे पहले साइना नेहवाल के ब्रांड मैनेजमेंट का काम रीति स्पोर्ट्स नाम की एक कंपनी संभालती थी। छुट्टियों में विदेश जाना है लेकिन बजट खर्च से कम पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब इसका आसान इलाज आ गया है। ट्रैवल कंपनियां EMI पर हॉलिडे पैकेज दे रही हैं। आवाज संवाददाता रानिका शर्मा बता रही है कि कैसे आप अपना हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। विवेक कई साल से यूरोप जाने का सपना देख रहे हैं। थाईलैंड, मलेशिया और आसपास के देशों के तो उन्होंने कई चक्कर लगा लिए, लेकिन यूरोप का प्लान हर बार टालना पड़ जाता था। पूरी फैमिली को यूरोप घुमाने का विवेक का सपना तो था, लेकिन पॉकेट साथ नहीं दे रही थी। मेरे घर पे मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे इजीली एक साथ 6-7 लाख पे करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। मेरी एनुअल अर्निंग भी नहीं होती। लेकिन अब इस परेशानी का इलाज मिल गया है। विवेक ने की स्मार्ट प्लानिंग और छोटी इंस्टॉलमेंट में अपने बड़े सपने को साकार करने का मन बनाया। ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए क्योंकि मुझे हर महीने 4 जन के लिए 40,000 रुपये रखना पड़ता है, तो पर पर्सन कुछ 10,000 रुपये का कॉस्ट है। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया अभी। कई कंपनियां ऐसा हॉलिडे पैकेज अलग अलग अंदाज में लाई हैं। जैसे थॉमस कुक ने शुरू किया है हॉलिडे सेविंग अकाउंट। यहाँ आप लोन पर टिकट नहीं लेते, बल्कि पहले से ही पैसे बचाकर छुट्टियां मनाते हैं। खास बात ये कि इस प्लान में आप जो रकम किश्तों में बचाएंगे, उस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट भी देगी। यानी आप अपने ड्रीम हॉलिडे के लिए बचत करें, बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट कमाएं और बेफिक्र होकर हॉलिडे मनाएं। यूरोप के एक टिकट के लिए आपको साल भर तक करीब 10,000 रुपए महीना बचाना होगा, लेकिन थाईलैंड जाने के लिए हर महीने सिर्फ 2700, दुबई के लिए 3600 और सिंगापुर के लिए करीब 4,500 बचाने होंगे। ग्राहकों को ये स्कीम काफी पसंद भी आ रही है। ऑन अ डेली बेसिस हम लोग 120-125 के आसपास के बुकिंग्स हमें डेली बेसिस पे मिल रही हैं। कोनी ने भी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर ऐसा ही प्लान लॉन्च किया है। यहाँ 12 इंस्टॉलमेंट आप भरेंगे और 13वीं यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट कंपनी देगी। यही नहीं, इस साल भर में आपको बढ़ी हुई कीमत भी नहीं चुकानी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, EMI भरने के बाद 4 महीने के भीतर अपनी ट्रिप प्लान कर लें। और अगर आप अपना ट्रिप प्लान चेंज करना चाहते हैं तो सफर से 45 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। रानिका शर्मा, मुंबई। आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।